संजय रॉथ के जो बहुत करीबी हैं, उनके भाई हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं प्रवीण रॉथ, उनकी कल ईडी ने 72 करोड़ की जो संपत्ति है उसको अटैच किया है पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में। ये पीएमसी बैंक घोटाला वही घोटाला है जो कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, बहुत समय से उस पर तमाम धाराओं के तहत एफआईआर हो रखी हैं। ये जो प्रवीण रॉथ है ये संजय रॉथ के बहुत करीबी है और इनके ऊपर जो मामला है वो है 95 करोड़ को हथियाने का, यानी कि 95 करोड़ को डकार जाने का, 95 करोड़ को खा जाने का एचडीआईएफ के थ्रू पीएमसी बैंक घोटाले के ऊपर, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वधावन ब्रदर्स हो, प्रवीण रॉथ हो, संजय रॉथ की पत्नी हो। अब आप सबको याद होगा कि संजय रॉथ की जो पत्नी है वर्षा रॉथ, उनको ईडी ने सम्मन भेजा था, उनको ईडी के दफ्तर जाना था और उनके कुछ प्रश्नों के जवाब देने थे। अब ईडी उनको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 सम्मन दे चुकी है और उसके बाद भी वर्षा रॉथ जाने के लिए ईडी के ऑफिस में तैयार नहीं है। उल्टा नेताजी के बोल फिर से बिगड़ गए हैं। नेताजी, वही नेताजी संजय रॉथ जिनके बिगड़े बोल हम तमाम जून के महीने से सुनते आ रहे हैं, चाहे कंगना रनौत के बारे में हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हो, चाहे सुशांत के पिता के बारे में हो। और उसी का परिचय उन्होंने अभी भी दे दिया जब उनकी पत्नी को सम्मन भेजा ईडी ने। वर्षा रॉथ ईडी में नहीं जा रही है। संजय रॉथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं नंगा आदमी हूं, मैं इसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, ईडी को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और बड़ी अच्छी खबर है कि प्रवीण रॉथ की 72 करोड़ की, आप सोचिए 72 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। जय हिंद हिंदुस्तान। आप सभी लोगों को 2021 के नए वर्ष की हृदय की गहराइयों से मैं सबसे पहले शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूं और उसके बाद एक ज्वलंत विषय, एक ज्वलंत मुद्दा जो अभी फिर से महाराष्ट्र को गरमा चुका है, वहां की जो राजनीति है उसको गरमा चुका है, वो है कि संजय रॉथ के जो बहुत करीबी हैं, उनके भाई हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं प्रवीण रॉथ, उनकी कल ईडी ने 72 करोड़ की जो संपत्ति है उसको अटैच किया है पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में। ये पीएमसी बैंक घोटाला वही घोटाला है जो कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, बहुत समय से उस पर तमाम धाराओं के तहत एफआईआर हो रखी हैं, कई लोगों को उसके कारण जेल में भी बंद किया हुआ है। और ये जो प्रवीण रॉथ है ये संजय रॉथ के बहुत करीबी है और इनके ऊपर जो मामला है वो है 95 करोड़ को हथियाने का, यानी कि 95 करोड़ को डकार जाने का, 95 करोड़ को खा जाने का एचडीआईएफ के थ्रू, उस कंपनी के माध्यम से। और मैं आपको याद दिला देना चाहती हूं कि इसी के लिए वधावन ब्रदर्स जो थे वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कौन है वधावन ब्रदर्स? वही लोग जिनका पीएमसी बैंक घोटाले में बहुत बड़ा हाथ है, मुख्य आरोपी है वो इस पूरे केस के, इस पूरे कांड के। और जब पैंडेमिक था, जब बहुत पूरी तरीके से हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, किसी को बाहर आने जाने की परमिशन नहीं थी, उस वक्त वधावन ब्रदर्स की घूमने की इच्छा करी और उनको महाबलेश्वर जाना था। तो मुंबई की पुलिस ने, वहां के किसी आला अधिकारी ने बकायदा पत्र लिख करके दिया और बोला कि ये मेरे करीबी मित्र हैं, मेरे जानने वाले, इनको जानने दिया जाए। और फिर वो अपनी 4 बड़ी लग्जरी कार्स में अपने रसोई, अपनी हाउस हेल्प आदि को लेकर के महाबलेश्वर घूमने चले गए। मतलब सोचने की बात यह है कि जो लोग चोर उचक्के बदमाश हैं, जो इतने बड़े फ्रॉड करते हैं, करोड़ों की ट्यून में पीएमसी का घोटाला हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, वो लोग वहां के आला अधिकारियों के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनको स्पेशल परमिशन दी जाती है पैंडेमिक के समय पर, लॉकडाउन के समय पर, जब एक व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है। और जो लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जो लोग सच बोलने के लिए सड़कों पर आते हैं, या कोई नेवी के रिटायर्ड वेटरन होते हैं, एक व्हाट्सएप के एक कार्टून को फॉरवर्ड कर देते हैं, एक सच्चा पत्रकार सच बोलने की कोशिश करता है, उसकी टीम सच बोलने की कोशिश करती है, यूट्यूबर सच बोलने की कोशिश करते हैं, ट्विटर पर कोई लोग कुछ लिखते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, तो उनको पकड़ पकड़ करके बंद किया जाता है किसी गलती के बिना भी। तो ये सच्चाई है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें उजागर होनी चाहिए और इनके बारे में डेफिनेटली बात होनी चाहिए? अब मैं वापस आती हूं पीएमसी बैंक घोटाले के ऊपर, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वधावन ब्रदर्स हो, प्रवीण रॉथ हो, संजय रॉथ की पत्नी हो। अब आप सबको याद होगा कि संजय रॉथ की जो पत्नी है वर्षा रॉथ, उनको ईडी ने सम्मन भेजा था, उनको ईडी के दफ्तर जाना था और उनके कुछ प्रश्नों के जवाब देने थे। अब ईडी उनको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 सम्मन दे चुकी है और उसके बाद भी वर्षा रॉथ जाने के लिए ईडी के ऑफिस में तैयार नहीं है। उल्टा नेताजी के बोल फिर से बिगड़ गए हैं। नेताजी, वही नेताजी संजय रॉथ
जिनके बिगड़े बोल हम तमाम जून के महीने से सुनते आ रहे हैं, चाहे कंगना रनौत के बारे में हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हो, चाहे सुशांत के पिता के बारे में हो, उन्होंने हर वक्त एक बहुत ही असम्मानजनक भाषा जिसे कहते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसे कहते हैं किसी नेताजी के लिए, उसका वो लगातार इस्तेमाल करते रहे, लोगों के जो चरित्र हैं उनका हनन करते रहे। और उसी का परिचय उन्होंने अभी भी दे दिया। जब उनकी पत्नी को सम्मन भेजा ईडी ने, तो भाई उनके पास कोई लीड होगी, उनको कोई पुख्ता जानकारी होगी, उनको इस केस के बारे में पता होगा, तभी तो उन्होंने ईडी ने सम्मन दिया है। क्या जानकारी है वो भी मैं आपको बता देती हूं। जानकारी यह है कि वर्षा रौत, प्रवीण रौत है, इन दोनों के जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है इन दोनों के बीच में। तो ऑब्वियसली ईडी ने बोला कि भाई ये व्यक्ति जिसके ऊपर इतने बड़े घोटाले का मामला है, पीएमसी बैंक घोटाले का मामला है, 95 करोड़ ये साइपन ऑफ करके बैठ गया है, इसने वर्षा रौत को क्यों पैसा ट्रांसफर किया। अब ये लोग कहते हैं कि लोन लिया, तो लोन लिया, क्यों लिया, क्या लिया, कैसे लिया, किस चीज के लिए लिया। अगर आप पाक साफ हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, तो फिर आप जाइए ना, एक बार क्यों 100 बार ईडी के दफ्तर में जाइए, एक क्यों 1000 करोड़ मैं तो कहती हूं प्रश्न उनसे पूछने दीजिए। अगर वो कुछ प्रश्न भूल जाते हैं तो आप बोल दीजिए कि भाई इस प्रश्न को भी पूछ लीजिए, और अपने सर से ये मुसीबत हमेशा के लिए टाल दीजिए। इसके उलट क्या हो रहा है, संजय रौत जी के बोल बिगड़ गए हैं, वर्षा रौत ईडी में नहीं जा रही। संजय रौत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं नंगा आदमी हूं, मैं इसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, ईडी को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अरे उखाड़ने पटकने की बात आप बीच में फिर से क्यों लेकर के आ जाते हो, मैं इसको मैं ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। ऐसी छोटी शब्दावली, और इनके जो शिव सैनिक कहलाने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो गुंडों से कम नहीं है, उन्होंने ईडी के ऑफिस में जाकर के, बाय द वे ईडी के ऑफिस में जाकर के हिंदुस्तान, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा दिया है। आप सोचिए, ये लोग वो हैं जो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को फ्री तरीके से काम नहीं करने देते। और फिर संजय राउत क्या कहते हैं, ये मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू मेरी पत्नी को तंग किया जा रहा है, भाजपा मेरी पत्नी को तंग कर रही है, अगर राजनीतिक लड़ाई है तो राजनीतिक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। मैं बड़े सोच में पड़ जाती हूँ, आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि कौन से पॉलिटिकल वेंडेटा की आप बात कर रहे हैं, कौन से पहले पॉलिटिकल वेंडेटा की नेताजी बात कर रहे हैं। उस पॉलिटिकल वेंडेटा की जिसके तहत कंगना रनौत का उसके बिना किसी गलती के घर तोड़ दिया गया जाकर के, क्या उस पॉलिटिकल वेंडेटा की जिसके तहत एक क्लोज केस को रीओपन किया गया एक सच्चे राष्ट्रवादी पत्रकार के खिलाफ और उसके बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, या उस पॉलिटिकल वेंडेटा की जहां पर उसी मीडिया हाउस के एवीपी को, सीईओ को गलत तरीके से उठा दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया, चक्की बेल्ट से मारा गया, उसके बाद उनसे कबूलनामे करवाने की कोशिश करी, या फिर उस पॉलिटिकल वेंडेटा की जहां पर आप अपनी पुलिस को इस्तेमाल करते हो एक फेक टीआरपी के केस को एक सच्चे पत्रकार के ऊपर लगाने की। तो कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा आप रेफर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या आप हमें भी बता दीजिए, हिंदुस्तान को भी बता दीजिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से संजय राउत के ऊपर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। और भाजपा क्यों करेगी भाई, भाजपा क्यों करेगी? ईडी है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसके हाथ में लीड है और पुख्ता लीड है, वो उसके बारे में आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। बुराई क्या है, सांच को आंच क्या है, परेशानी किस बात की, जब आपने कुछ किया ही नहीं, 1-5 पैसा लिया नहीं। आप तो खुद ही कहते हैं मैं नंगा आदमी हूं, तो नंगे आदमी के पास तो कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो बाबा लोग होते हैं, अघोड़ी बाबा, नंगे लोग। तो अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो डरने की जरूरत ही नहीं है ना, आप जाइए, सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जब ऐसे कृत्य किए जाते हैं किसी राजनेता के द्वारा, किसी राज्यसभा के सांसद के द्वारा, तो प्रश्न जनता के मन में आता है। अब अगर प्रश्न पूछेंगे तो फिर से तकलीफ हो जाती है, फिर हाई तौबा हो जाती है कि हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला, हमारे बारे में वैसा क्यों बोला, हम ये हम वो, हम शिव सैनिक है। मैं बाला साहब ठाकरे जी का शिव सैनिक हूं। अरे बाला साहब ठाकरे जी के तो चरणों में प्रणाम है। अगर शिवसेना या शिव सैनिक आज बाला साहब जी की शिवसेना शिव सैनिक होती तो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो हो रहा है ना, वो कभी नहीं होता। प्रश्न ही नहीं उठता कि इस तरीके का कृत्य किसी भी शिव सैनिक के द्वारा वहां पर किया जाता, कि जो लोग गलत नहीं हैं, जो लोग असत्य के साथ खड़े हैं, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको आप पकड़ करके अंदर डालोगे, आप उन लोगों को पकड़ के अंदर डालोगे जिन्होंने इस देश को सर्व किया है। तो बाला साहब ठाकरे साहब का नाम अगर आप लोग ना लें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो शिवसेना है, जिसको संजय राउत कहते हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे जी का शिव सैनिक हूं, आप ना उनके शिव सैनिक हैं, ना आज आपको उनके संस्कारों की याद है, ना जो आइडियोलॉजी उन्होंने आपको दी है वो याद है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग वहां पर रह गए हैं। दुख की बात यह है कि ईडी जो अपना काम कर रही है उससे पेंट से रंग देना चाहते हैं, और
चोर की दाढ़ी में अक्सर तिनका होता है। जो लोग पॉलिटिकल मशीनरी का इस्तेमाल अपने पर्सनल जो राजनीतिक गोल होते हैं उनको सेटल करने के लिए करते हैं, विच हंट के लिए करते हैं, उनको ये लगता है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसे दूसरे लोग हमारे साथ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपके यहां पर एक लीड मिली है, उसके बारे में ईडी को पूछना है। और बड़ी अच्छी खबर है कि प्रवीण रॉथ की 72 करोड़ की, आप सोचिए 72 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई है साहब हिंदुस्तान। एक और जिसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। जब आप किसी दूसरे घर की महिला के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता, ये सबके लिए। संजय राउत जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, संजय राउत जी खुले में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपके घर की महिलाओं पर कोई एक नोटिस भी आ जाता है, ईडी का एक नोटिस, एक सम्मन आ जाता है, तो इतनी तकलीफ हो जाती है, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, एकदम खतरनाक शब्दावली का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कि जब आप पर आए तो आपको बहुत बुरी लगे, यानी कि आपके घर की महिलाएं दूसरों के घर की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? क्या उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है? क्या उनके घर में पुरुष नहीं है जो आपके सामने खड़े होकर के आपसे लड़ सकते हैं? भाई सम्मान अगर चाहिए तो सम्मान आपको दूसरों को देना भी पड़ेगा। रेस्पेक्ट टू वे ट्रैफिक होता है। रेस्पेक्ट सिर्फ आप ये सोचें कि आप राजनेता हो गए हैं, आज आपकी सरकार किसी प्रदेश में चल रही है, आप बहुत बड़े नेताजी हैं, तो आपको जबरदस्ती डंडे के बल पर कोई सम्मान देगा, ऐसे नहीं होता है। सम्मान अगर आपको अर्जित करना है तो आपको आम जनता को, सामान्य लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, उनके साथ न्याय करना पड़ेगा, कानून को धता नहीं बताना पड़ेगा, संविधान, विधान और कानून से अपने आप को ऊपर नहीं समझना पड़ेगा, तो ही आपका सम्मान होगा। जनता की अदालत में जब भी आप आओगे, अगर आप इन सब चीजों को मानोगे तो सम्मान ही सम्मान है, वरना जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी और उसके बाद आप लोग जनता के सामने आने के लायक भी नहीं रहेंगे। सोचो आप, ये आया कहां से पैसा? मैं तो कहती हूं जिसकी भी है, बाकी लोगों की भी, सबकी प्रॉपर्टीज को, सारी असेट्स को जब्त कर देना चाहिए और पीएमसी बैंक घोटाले के जितने भी बेचारे लोग परेशान हैं बेच के, उनके पैसे वापस कर दिए जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।